अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम एक माशरती मसले के बारे में बात करेंगे और ये मसला हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। आज बात होगी तलाक के हवाले से, डिवोर्स। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको कभी एक ज़माने में लोग अपनी ज़बान पर लाने से भी हिचकिचाते थे, डरते थे, एक खौफ पैदा होता था और इस अमल को बहुत बुरा भी माना जाता था। लेकिन अब डिवोर्स इस हद तक बढ़ गई है, इतना कॉमन हो गया है कि अब बहुत सारे लोग जो हैं इसको एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ तसव्वुर करने लग गए हैं। डिवोर्स की बेशुमार वजूहात होती हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, औलाद का ना होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इनकम्पैटिबिलिटी और वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन हम ये जानेंगे कि हमारे माशरे में स्पेशली कौन सी ख़ास वजूहात होती हैं, कौन सी सबसे ज़्यादा वजह होती है जो डिवोर्स का बायस बनती हैं और लोग मजबूर हो जाते हैं डिवोर्स लेने पर। तो आज जो हमारा गेस्ट पैनल है उसमें हमने एक एडवोकेट को भी दावत दी है और एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो भी हमें ज़रा बताएंगी कि क्या इसमें कोई मेंटल या इमोशनल इश्यूज़ भी होते हैं, क्या मेंटल स्टेबिलिटी से हम बेहतर कर सकते हैं रिश्तों को, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमारी गपशप इस हवाले से रहेगी। और कुकिंग में आज क्या हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं एंड दे वेरी न्यू एंड यूनिक। मैंने नहीं खाई हुई है, जो नाम मैंने सुना है, अब ये जब बनाएंगे शेफ़ तो ही हमें पता चलेगा कि ये कैसी रेसिपीज़ हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइवली वीकेंड्स शेफ़ रमीज़ को। अस्सलाम वालेकुम रमीज़, कैसे हैं आप? अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा सलाम। तो और मसाला टीवी का मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने वार्म वेलकम से मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू। इम्प्रेसिव जी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कैमरास से बड़े फेमिलियर है, बाकायदा ये अपना शो भी करते हैं। कौन आप दूसरे चैनल जी, दूसरे चैनल पे करता हूँ। मेरा शो आता है शेफ एंड किचन के नाम से, अदर चैनल पे, तो वो भी बहुत अच्छा ही चलता है। होटल पे भी आप एक काम कर रहे हैं अपना हर चीज़। तो ये कब रमीज़ आपने अपना ये करियर का आगाज़ किया, कुकिंग की फील्ड में आए? ये बेसिकली होता ये कि आपको जो है ना, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप प्रोफेशन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए एक सर्टन एज में आप उसको डिसाइड कर लें कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना है। आपने कौन सी एज में डिसाइड? मैंने तकरीबन मैं 9th क्लास में था तो मुझे शौक था कुकिंग का। किसको देखकर शौक हो गया? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, मुझे खुद से एक था कि मतलब मेरे अंदर है ये सलाहियत है कि मैं कुकिंग कर सकता हूँ। जबरदस्त। तो फिर जो मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया कि मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ शेफ बनना है। अच्छा, तो घर वालों ने सपोर्ट किया शुरू में या नहीं? ये तो आपको एहतजाज बिल्कुल जंग जैसे आपको पता है कि करनी पड़ती है हर उसके लिए, क्योंकि ये प्रोफेशन एक हटके प्रोफेशन है, तो हर कोई इस प्रोफेशन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। खैर मैंने तो भाई जद्दोजहद कर अपना प्रोफेशन हासिल कर लिया, एक अपना एम पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं कि मतलब कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो कि लोग पैसों के लिए जाते हैं। भाई हमें कोई काम नहीं, चलो इस प्रोफेशन में जाते, पैसे ज़्यादा होते हैं। ये करते आप किसी भी फील्ड में अगर आप पैसे की लालच में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कोशिश ये किया करें कि आपका पैशन, आपका जुनून, फिर चाहे आपको सैलरी मिले ना मिले, आपका काम देखना चाहिए। पैसा तो खुद ब खुद आपके पास आता है। रमीज़, आपके ये होटल वाले और ये सारे जहाँ पर आपने काम किया तो बहुत खुश होते होंगे आपसे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि वही वाली बात है कि मैं हूँ शेफ, अगला कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ एक है थोड़ी सी अजीब यहाँ के, हर किसी को मौका देना चाहिए। सही है, बिल्कुल। यही नहीं आप ठीक है, आप सीनियर हैं, आप प्रोफेशनल है, लेकिन अगर अगला बंदा आ रहा है तो उसकी भी एक वैल्यू होनी चाहिए। और फिर उसका काम देखेंगे तो उसका काम बोलेगा। नहीं ना, यहाँ ये चीज़ नहीं होती। यहाँ पे आप कुछ नहीं है, मैं हूँ सिर्फ। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी समझनी चाहिए। आप अपने उस पर डटे रहिए। मैं तो अपना काम दिखाऊंगा, मेरा काम बोलेगा। और काम खुद ब खुद बोलता है। मैंने एक मिसाल के तौर पे ये ड्रिंक बने, अब मैं बैठ के इस पे चीखूं चलाऊं, ये इतनी मजे की, इतनी जायकेदार नहीं, ये खुद बोलेगी मैं कितनी जायकेदार। आज का खाना, आज का बर्गर बोलता ही नहीं बोलता। बिल्कुल। और आपने रेसिपी से देख लिया कि कितनी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी शो में या कभी ये बन चुकी है। आए ना जरा किचन में। जी बिल्कुल। और लोगों को भी बताइए कि आज आप क्या बना रहे हैं। कौन से बर्गर्स हैं ये, बड़े यूनिक से क्रीमी बर्गर्स? तो अच्छा, मैं रेसिपी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल।
कोई भी काम अगर आप शुरू करें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि खुदा ना खास्ता अगर आपके किसी काम में रुकावट है भी तो अल्लाह के फजल करम से आपका वो काम भी हल हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। थैंक यू। अच्छा जी, चलें जनाब, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स पहले बता देते हैं, उसके बाद रेसिपी नहीं रेसिपी पर आ जाए। अच्छा डायरेक्ट चलिए चलिए, ये भी सही है, जैसे हम करते रहेंगे। ये बर्गर से स्टार्ट कर रहे हैं हम? नहीं, ये हम पहले फर्स्ट रेसिपी पनीर जलेबी, जो कि बहुत ही एक मजे की है। अच्छा, इसके साथ हमें सबसे पहले फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं। ये पनीर जलेबी आपने कहीं खाई है क्या? ये मैंने खुद से बनाई थी। अच्छा, एक दफा बनाई तो वो मेरी एक सिग्नेचर रेसिपी हो गई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर की जाए। पनीर जलेबी, पनीर की जलेबी, नेवर हर्ड ऑफ। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका शुगर सिरप भी साथ के साथ रख देते हैं, क्योंकि स्वीट का एक उसूल याद रख लें, ये मीठे का काम है, ये बहुत नज़ाकत और सेंसिटिव काम होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना ये है कि इसका सिरप तैयार करना है सबसे पहले। उसके लिए यहाँ पे हमने लिए ½ kg के करीब शुगर ली है, और चीनी का एक मैं आपको आसान और ईजी मेथड समझा देता हूँ, वो ये है कि ½ kg अगर आपके पास चीनी है तो 300 ml आपके पास वाटर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अंदाजे के हिसाब से 1 इंच बस पानी ऊपर होना चाहिए, कोई इसमें 1 तार 2 तार का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये हमने एक पैन के अंदर डाल दिए, साथ ही हमने इसकी फ्लेम भी ऑन कर दी है, ठीक है। ठीक है, आधा किलो चीनी चली, आधा किलो चीनी, और इसके अंदर 300 ml पानी। ये मुझे खैर अंदाजा है, आप अपने हिसाब से मेजर करके भी डाल सकते हैं। ठीक है। रमीज़, ये काफ़ी रहेगी जो आपने ये लिए पनीर? काफ़ी सारी बन जाएगी इससे हम अपने हिसाब से हम बनाएंगे, लेकिन आपकी जितनी इसमें है क्वांटिटी है तकरीबन 20-25 तो आराम से निकल आती है। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हम इसको एक चम्मच के साथ चीनी, अच्छा एक काम ये कीजिएगा कि जब भी हम चीनी या किसी भी किस्म का शुगर का काम करते हैं, शुगर सिरप का, तो कोशिश ये किया करें कि उस पर चम्मच चलाएं चीनी के साथ, ठीक है, ताकि जो है वो फिर आराम से डिजोल्व होती रहे। वरना ये होगा चीनी के वेट होने की वजह से वो पानी में नीचे जाके जल जाएगी, ठीक है ना, वेट होने की वजह से। इसको सबसे पहले हम अच्छा, मुझे बताएं रमीज़, ये पनीर आपके घर में आपने बनाई है या ये बनी बनाई है? नहीं, मेरा किरण एक उसूल ये है कि मैंने जब से इस फील्ड में होश संभाला, जब प्रोफेशनल लाइन में हम आ गए, तो मैंने कोई भी बाजार की चीज़ नहीं यूज़ की। जहाँ तक पॉसिबल था मैंने अपने काम को तरजीह दी कि अपने मसाले बनाऊँ, अपनी हर चीज़ बनाऊँ। पनीर मैंने खुद से घर पे बनाया, इसकी रेसिपी कार्ड जब चलेगा उसके अंदर भी, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से समझा देता हूँ जब तक कि हमारा शुगर सिरप रेडी हो रहा है। पनीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 1 kg होल मिल्क लिया, मतलब खुला हुआ दूध ले लिया आपने, पैकेट के दूध से नहीं बनाएगा, ठीक है। हमने इसको गर्म किया, हल्का सा गर्म ये उबल गया, उसको हमने आज फ्लेम ऑफ करके इसके अंदर हमने दही के पानी से या लेमन जूस, व्हाटएवर यू वांट, अगर आपके पास लेमन, कोई भी सिट्रिक एसिड होना चाहिए जिसके अंदर इसको कर्डल करना है, फाड़ना है, ठीक है। उसके बाद इसको ओवरनाइट मैंने हंग कट करके मलमल के कपड़े में छान लिया। अगर ऐसे ही हमने जो आगे रेसिपी चलेगी क्रीम चीज़ की, उसको भी हमने यही प्रोसेस किया था। इसको फाड़ के ओवरनाइट टांग दिया था, तो ये हमारा पनीर हमें मिल गया। कोई इसके अंदर फ्लेवर हमने नहीं डाला, सिर्फ इलायची पाउडर डाला है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। जब तक ये हमारा हो रहा है, शुगर सिरप, इस पर भी नज़र रखनी है। टेक्निकल काम यही होता है कि आपकी हर चीज़ इकट्ठी होगी, ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने ब्लेंडर की तरफ, तो देख लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये अब 2 तरीके से बनेगी, ये आपकी मर्जी है। अगर तो आप इसको ये जो हमारी हथेली है इसके साथ आपको रब करके स्मूथ करना है, ताकि ये बिल्कुल लम्प फ्री है, क्योंकि जब आगे प्रोसेस पे आएगी तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो चीज़ है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉटेज चीज़, उर्दू में पनीर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आसान ज़बान या तो आप इसको ब्लेंड कर लें, या फिर आप हाथ से इसको ऐसे, क्योंकि देखिए हाथ से उतना हो नहीं पाता और बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो अच्छा है कि इसको ब्लेंडर में यूज कर लें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ अच्छा, इसमें पनीर कितनी लिया? पनीर हमने लिए 250 ग्राम, 1 पाव के करीब लिए। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा भी कर, लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड रेसिपी 1 पाव की दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें से बहुत ज्यादा बन जाती है। अच्छा जी, इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जस्ट वो ब्लेंड चल सके। अच्छा, ये हमने पानी डाला, और उसके साथ हम अब इसके अंदर डालेंगे, आई एम श्योर मेरे नाज़रीन को भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लग रही होगी। अच्छा, ये ऑल पर्पस फ्लोर, मतलब मैदा जो कि हमने छना हुआ लिया है। इसको छानना बहुत ज़रूरी है मैदे को, ठीक है। ये हम तकरीबन लेंगे 2 खाने के चम्मच भर के। पानी डाला। इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि
बहुत ही यूनिक है, वो है ये कस्टर्ड पाउडर, ठीक है ना। ओह अच्छा जी, ये 1/4 टीस्पून हम या टेबल स्पून के करीब हमने वनीला वनीला कस्टर्ड पाउडर। अगर आपको और भी कोई फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो भी आप ले सकते हैं। ज़ाफ़रानी खीर मिक्स अगर आती है फाइन ऐसी ब्लेंड अगर मिल जाती तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, फ्लेवर मतलब होना चाहिए। हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको हम अभी ब्लेंड करेंगे। मेरे डायरेक्टर को ये रेसिपी इतनी अच्छी लग रही है कि वो ब्रेक लेने का नाम ही नहीं ले रहे, वो भूल गए जी कि ब्रेक नहीं जाना है। आप ले लें जब तक ये ब्लेंड होता है ना। हम ये कि आप ब्लेंडर चलाइए, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, मज़ीद अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे। मिस नहीं कीजिएगा आज का शो, मज़ेदार सी रेसिपीज़ और मज़ेदार सी गपशप होगी। स्टे विद अस। पनीर जलेबी, अज्जा, दूध 1 लीटर, चीनी आधा किलो, पिसी इलायची 1 चुटकी, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए। आ जाए जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम पनीर जलेबी बना रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से कोई हमें सिखा रहा है पनीर जलेबी। पनीर की जलेबी, हाँ, आपने तो खुद ही ये वो किया है, जी बिल्कुल, इजाद किया है कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये मिक्सचर है जो हमने ब्लेंड किया था जी, और इसको आपने अच्छे से थोड़ा सा विस्क भी कर लिया जी अच्छे तरीके से। बीटर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। अगर आप हाथ से करेंगे तो वो ज़रा इजी तरीके से, मतलब तो टाइम लगेगा, मकसद ये है। सही है। इसमें क्या थी, पनीर थी और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर था, कॉर्नफ्लोर था और पानी था। नहीं, मैदा था, कॉर्नफ्लोर नहीं, मैदा था, कॉर्नफ्लोर नहीं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमने ये किया है कि पानी उबलने के लिए रखा है। ये एक सरप्राइज टेस्ट है जो कि हम आपको बताते हैं। कस्टर्ड ही बन रहा है लेकिन एक थिक कस्टर्ड बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड है, ठीक है, नॉर्मल कस्टर्ड बनेगा, वही वनीला वाला जो हमने जलेबी के बैटर में डाला है, ठीक है ना। इसको हमने, इसके साथ हम थोड़ा सा मैदा यूज़ करेंगे, अच्छा स्लाइटली, ठीक है, थोड़ा सा थिक करने के लिए। हाँ, जस्ट उसको अच्छा सा ये पहले हम डिज़ोल्व करेंगे इसको अच्छे से, नॉर्मल। अच्छा, पानी भी हमने देखें ऐसा लिया हुआ है कि जस्ट ये जो है वो थिक एक पेस्ट नुमा बनना चाहिए बिल्कुल, ताकि आगे चल के हम जिस मकसद के लिए करें वो यूज़ हो जाए। जी अच्छा, और जो चाशनी थी वो भी हमने बना के रख दी, वो भी हमने बना के रख दी। वही वाली बात कि चाशनी की 250 ग्राम चीनी और 300 ml के करीब पानी, बस जस्ट 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी चीनी। और आपने 1-2 उबाला ही दिया, ज़्यादा पकाया बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हम थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालेंगे और इसको अच्छा सा बीट कर लेंगे। ठीक है। ये जो मिक्सचर आप देख रहे हैं ना पनीर का, ये पाइपिंग बैग में जाके फिर हम इसको डीप फ्राई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो टेक्सचर हमने बनाया इसको ओवर बीट नहीं करना, जस्ट लम्प फ्री करना है ताकि वो पनीर के कॉटेज चीज़ के जो लम्प है वो खत्म हो जाए। और एक चीज़ और, मार्केट में कॉटेज चीज़ के नाम से भी पनीर मिलता है, आपने वो नहीं यूज़ करना। अच्छा जी, पनीर को बेसिकली इंग्लिश में कॉटेज चीज़ बोलते हैं, तो वो नहीं यूज़ कीजिए। वो पता नहीं कैसा पुराना अजीब सा होता है, घर में ही बना ले। बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा जी, और एक तरफ यहाँ पर कस्टर्ड बन, और ये बहुत थिक कस्टर्ड हमें चाहिए, इस बात को मेक श्योर कर लीजिए। ठीक है, सही है। पता नहीं क्या करेंगे, एंड शक्ल कैसी होगी। ये माशाल्लाह से थोड़ा सा विस्क अगर और हमारा प्रोफेशनल स्टाइल में होता तो और अच्छा हो जाता। नहीं, हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है अभी तक। ठीक है जी, क्योंकि हमें जो है ना फास्ट काम करने की बहुत आदत होती है, तो इसीलिए देखिए हमने इसको जल्दी से चूल्हे से हटा दिया और ये एकदम से थिक क्रीमी सा बन गया, ठीक है ना। इसको अभी हम और इसके अंदर पानी थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, थोड़ा थिक पेस्ट ही चाहिए, अच्छा सा थिक पेस्ट चाहिए। और इसको हम इसी में पानी हल्का सा। रमीज, शुरू में तो आपके घर वालों ने आपके मुखालिफत की थी इस प्रोफेशन से, अब क्या रिएक्शन है? रिएक्शन क्या कहते हैं? एक मैं चीज़ आपको बता दूं, जिसका जो रिएक्शन है वो होने दें, हमें अपना काम करना है, वो कभी नहीं रिएक्शन बदलेगा। अभी भी वो उसी तरह ही है, अभी थोड़ा सा चेंज हो गए। अच्छा, चलो छोड़ो, अभी छोड़ दो, हाँ करने दो जो करना है, लेकिन ये कि आप अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करें, जो भी आप काम करें उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। सही है। यहाँ पे ये हम थोड़ा सा इसको लम्प फ्री करें, हल्का सा डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कस्टर्ड आपका रेडी जी, ये रेडी। इसको भी अलग कर देते हैं और इसको थोड़ी देर हमने स्टे करने रखना है ताकि जी, ताकि ये ढल जाए, अच्छा से ढल जाए। तो हम जब तक इसको ढलने के लिए रखते हैं, हम अपने बर्गर्स पर आते हैं, लेकिन जस्ट इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं ताकि ये भी ठंडा होने पे जाएगा ना फ्रिज में। सही है।
पानी एकदम से वो नहीं कीजिएगा कि उंडेलते पूरा का पूरा। तो उसको कोशिश कीजिए हल्के हाथ से, और जरा क्योंकि स्वीट जो रेसिपीज होती है ना, इनको बिगड़ने में 2 मिनट लगते हैं, संभलने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। संभला भी नहीं जाता, जी, खराब हो गया तो खराब ही हो जाता है, फिर वो कभी नहीं संभलेगा। क्योंकि बिरयानी कोरमे तो चलो जल बल जाए तो इधर उधर करके सेट हो जाते हैं, लेकिन ये काम सेट नहीं हो सकता फिर। तो इसको हम जस्ट इसको अच्छा सा बीट कर लेना है। ठीक है, अच्छा चूल्हे पे ही आपने इसको भी रखा हुआ है। गरम किया हुआ ताकि पानी इसके अंदर से बिल्कुल इवोपरेटिव हो जाए। ठीक है, वो मिक्स कर रहे हैं। अच्छा मैं ज़रा ये आपकी ये चिकन का वो लिया हुआ है आपने? अच्छा, इसके ऊपर भी आते हैं, ये चिकन का कीमा है। ठीक है, जिसको हमने पाइनएप्पल के एक स्लाइस पाइनएप्पल लिया, उसको चॉप करके मलमल के कपड़े से उसका पूरा पानी ड्राई कर लिया, या हल्का सा आप उसको ड्राई कर ले ओवन में या फ्राइंग पैन में, जस्ट उसका मॉइस्चर खत्म। पाइनएप्पल के स्लाइस, पाइनएप्पल का पूरा 2 स्लाइस हमने आधा किलो कीमे के साथ हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। अच्छा, इसमें पाइनएप्पल के वो शामिल है। ठीक है जी। और ये बिल्कुल कीमा आपने बनाना है पाइनएप्पल के 2 स्लाइसेस के साथ। सही है। अच्छा, अब ये हमारा कस्टर्ड देख सकती हैं आप, बिल्कुल ये लम्प्स अगर हैं भी तो हम इसको ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ये आएंगे। जाहिर है पानी की बहुत कमी है और एक थिक कस्टर्ड चाहिए, तो हम इसको हम ब्लेंड कर देंगे बाद में, क्योंकि ये बाद का प्रोसेस है। ठीक है, अभी पहले हम इसको इसीलिए बनाने का मकसद ये था कि ठंडा हो जाए, ताकि ब्लेंडर हमारा खराब ना हो गरम डालने की वजह से। ये भी हमारा हो गया, इसको हम ऑफ करके इसको भी हम साइड पे रख देते हैं ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। डन है जी। घर पे कुकिंग करते हैं रमीज आप? बहुत कम, क्योंकि होटलों में अगर हमें जान छोड़ें तो हम घर जाए ना, वहीं इतना काम होता है कि हम वहीं थक जाते हैं। सही बात अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं बर्गर्स की तरफ। बर्गर्स की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, ये कीमे का प्रोसीजर तो आपने बता दिया कि 2 स्लाइस पाइनएप्पल के आपने डालने, मेक श्योर कि उसका सिरप ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, ये जलेबी वाला जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हमारा टॉप कैमरा आपको दिखा सकता है, ये वाली कंसिस्टेंसी सही है, क्योंकि ये लफ्जों में कैसे बयान हो सकती है, ये तो आपको देखने में पता लगेगा कि ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस इसको एक दफ़ा बीट किया, और यहाँ पे एक चीज़ और कीजिएगा कि इसको जो आप फ़ौरन किसी प्लेट के साथ कवर कर दें, ताकि ये ड्राई ना हो। यहाँ पे एसी की वजह से ड्राई हो सकता है। खैर, अब हम आ जाते हैं बर्गर्स की तरफ। ये भी हमने कीमा जो है लिया था चिकन का। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि बर्गर हम क्यों बनाते हैं, या क्यों इतनी मेहनत बर्गर की पेटी के ऊपर होती है। लोग सॉसेस वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन बर्गर की पेटी पे तवज्जो नहीं देती। उसकी वजह ये है कि वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, बर्गर की पेटी बनाने का मकसद ये कि बर्गर की पेटी सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी होनी चाहिए, तभी मजा आता है बर्गर। उसकी ट्रिक और टिप ये है कि हमने जो लिया है चिकन लिया है, लेकिन इस तरीके से लिया है कि हमें जैसे कि 200 ग्राम अगर हम चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं, तो 300 ग्राम के करीब हमें थाई और लेग का बोनलेस चाहिए। अच्छा, ठीक है, उससे पूरा ब्रेस्ट का आप नहीं बना सकते, चाहे आप कुछ भी कर ले। ठीक है, जूसी पार्ट आपने वो डालना है थाई का, और वो भी विथ स्किन, ओके, और हल्के से उसके फैट के साथ। अच्छा, वो फैट फ्लेवर फैट इज फ्लेवर, क्योंकि जितना आप उसके अंदर मॉइस्चर पैदा करेंगे बर्गर उतनी ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, बर्गर की पेटी को ओवर कुक करके ड्राई कर लेते हैं, सॉसेस लगाने पे तवज्जो सुकड़ भी जाता है, और वो टफ हो जाता है। ठीक है, ये आपने अच्छा वो बताया जी, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम एक बड़ा बाउल चाहिए, ये देख लें। इंग्रेडिएंट्स भी ज्यादा नहीं है इसमें, उसका अपना एक फ्लेवर होगा। बर्गर की पेटी में एक चीज और देखिएगा, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं या ना भी हो, बर्गर की पेटी का बनाने का मकसद है कि मीट का अपना फ्लेवर बरकरार रहना चाहिए। बेशक थोड़े से स्पाइसेस हो, लेकिन मीट अपना जायका देता रहे, चाहे वो मटन, बीफ, चिकन, फिश, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आप मीट यूज करें उसका फ्लेवर आना चाहिए। इवन वेजिटेबल्स भी लोग इतने इसके अंदर स्पाइसेस डाल के मीट का फ्लेवर खत्म करने की कोशिश करते, तो फिर वो बर्गर बनाने का कोई मकसद नहीं रहता। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफर किया है, एक स्पैचुला की मदद से। बाउल हमेशा कोशिश किया कर क्लीन करके, लोग इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं, ज़ाया ना कीजिए, महंगाई आप खुद देख रही हैं। इस पे तो अम्मी खुश होती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या जाएंगे इसके अंदर? अच्छा, इसको कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप कर सकते हैं तो चम्मच के साथ ही मिक्स कीजिएगा, क्योंकि वो गर्मी लगने की वजह से मीट वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर जो फैट डला हुआ है बेसिकली। यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो इसके स्पाइसेस इतने कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले हमने चिकन
चॉपर में डाला, उसके साथ 2 स्लाइस पाइनएप्पल के चॉप करके डाल के ब्लेंड कर दिया। पाइनएप्पल ये आप जिसे रिंग देख सकते हैं, तो फिर हमारी और रेसिपी के लिए भी था। इसको जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें से शुगर सिरप ड्रॉप हो रहा होगा, तो उसको ड्राई करना है, वरना वो कीमे जाकर पानी छोड़ेगा। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और चिकन का कीमा भी आपने घर पे बनाना है, पोटियों को लेकर साफ करवा देना है, उसको फिर जो है आप बनाएं। अच्छा, इसके अंदर ये देख लीजिएगा, ये है कुटी हुई और पिसी हुई काली मिर्ची, मतलब इसके अंदर दोनों मिक्स है, कुटी कुटी पिसी पिसी दोनों मिक्स है। अच्छा ठीक है, पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन कम रखिएगा तो वो स्टैंडर्ड वाइज सही रहेगा। ठीक है, 1/4 टीस्पून हमने ये डाला है, या 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर, मतलब लहसुन अगर आप घर में भी सुखा सकते हैं तो उसका फाइन पाउडर होना चाहिए, बस मिलता है ना, मिलता है, हाँ बिल्कुल। अगर बाज़ दफ़ा ना मिले, मुश्किल है, तो आप घर में भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है जी। ठीक है, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर डाला, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाला और सॉल्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सॉल्ट की क्वांटिटी बता देते हैं कुछ लोग, ठीक है, नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ फैमिलीज नहीं खाती, कुछ मीडियम खाती है, कुछ बहुत तेज खाते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। मैं एक जस्ट अपने मसाला पे कभी नहीं बताते, हस्बे जायका बिल्कुल, जस्ट स्लाइटली हमने सॉल्ट। अच्छा, ये मेरी चुटकियों से अंदाजा है, अपने फिंगर्स के अंदाजा होता है, तो मैं उस हिसाब से डाल रहा हूँ, लेकिन कम ही हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम आगे इसको हम अब मिक्स कर जी, बिल्कुल, टोटल इंग्रेडिएंट्स की यही। तो अब आप इसका रमीज सिर्फ वो पैटी ही बनेगा, ये पैटी बनेगी, और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। अच्छा। और स्लाइटली कोशिश करें कम से कम ऑयल में हम करें। ये क्या चीज़ है, आलू है, मैश्ड पोटैटो? ये वो प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, प्रेजेंटेशन, वो बाद का प्रोसेस है। और वो जो क्रीमी सॉस होगी वो भी बाद में जब हम बनाएंगे तो उस पे आएंगे। ठीक है, तो अभी ब्रेक आ रही है, ब्रेक में आप ये कीजिएगा कि इसको भी अगर आपने पाइपिंग बैग में भरना होगा वो भर लेंगे। अच्छा, ब्रेक मैं ले रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत, प्लीज आपको इजाजत है, पूरे शो में लेते रहिए। अच्छा जी, क्योंकि आप बहुत वो थक जाती होंगी, बहुत थक जाती हूं। जी, तो जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, आप भी अपनी चाय लेकर आइए, हम भी यहाँ पे चाय पीते। स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड्स ओनली ऑन मसाला टीवी। वेरी गुड, थैंक यू। पाइनएप्पल क्रीमी बर्गर। अज्जा: पाइनएप्पल आधा केन, चिकन का कीमा आधा किलो, बर्गर बन 4 अदद, क्रीम चीज़ 250 ग्राम, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। आ जाए जी, खुश आमदीद, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज शेफ़ रमीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे शो पर आए हैं और आते ही छा गए हैं। थैंक यू। ब्रेक भी लेने का अरमान था, आपका पूरा हो गया। अच्छा जी, वो जो पनीर का मिक्सचर था वो हमने पाइपिंग बैग में डाल दिया, अब ये डीप फ्राई होगा जी। और ये कस्टर्ड थिक ऐसे जरा चमचे से उठाकर दिखाना ताकि लोग, हाँ ये देखिए, ऐसा थिक चाहिए जी। बिल्कुल, अब ये थोड़ा सा और ब्लेंड होगा तो स्मूथ हो जाएगा, सही, ठीक है ना। बाकी चाशनी भी पीछे ठंडी चाशनी भी रेडी हो गई है हमारी, अब हम फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। सही है, बर्गर को हमने थोड़ी देर पॉज कर दिया है, मिक्सचर सारा जो इंग्रेडिएंट्स थे वो डाल दिए हैं, अब सिर्फ पैटी बनाना है और थोड़ा सा वो मैरिनेट हो रहा है बेसिकली, इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा छोड़ दिया। बस सही है, पैटी बनेगा और वो शैलो फ्राई करेंगे। तो एक नज़र ये सिंपल जलेबी वाली शेप देंगे आप कोई उसी तरह से? इसको इंडिविजुअली भी आप दे सकते हैं, आप इसको लाइन में भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, आपकी चॉइस है, ठीक है। नहीं लाइन नहीं कीजिएगा, गोल गोल ही कीजिएगा, जलेबी है तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसलिए गोल अलग अलग सेपरेट बनेगी ताकि वो पूरे कर्व बीच में से बन सके, वरना वो अगर हम लाइन देते तो वो फिर थोड़ा सा कच्ची की तरफ हो जाती है। बस सही है, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल इतना डालना है ताकि जस्ट वो उसमें फ्राइंग हो सके, ज्यादा टू मच नहीं कीजिएगा। सही है, और ये तेज गर्म होगा तो तभी आपने इसको डालना है। ठीक है, हम बीच बीच में आपको शॉट्स दिखाते रहेंगे इसके। मैं मेरा ख्याल से अब चलती हूँ अपने मेहमानों की तरफ आज, क्योंकि हम जो टॉपिक है वो हमारा डिवोर्स का है, तलाक का है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है, हमारे गेस्ट पैनल पर इस वक्त मौजूद हैं एक साइकोथेरेपिस्ट हैं हुमैरा अफान, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तबस्सुम गज़नफ़र, ये हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मैरिज काउंसलर, एडवाइज़र, एडवोकेट। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एट सिविल जज, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इन पाकिस्तान, माशाल्लाह से। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स बोथ ऑफ यू। सो मच। एंड आपको मेरा ख्याल से आप 20 इयर्स की थी जब आप 23 की थी, और माशाल्लाह कितने साल हो गए हैं आपको इस
फील्ड में? अब मुझे 52 इयर्स हो गए हैं। 52। आपने अपनी गोल्डन जुबली बनाई नहीं बनाई? मैंने लॉ जब किया तो आई वाज 20, उस हिसाब से 52 इयर्स हो गए, बट आई बिकेम जज आफ्टर 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। माशाल्लाह। तो उस हिसाब से वो 23 से, ओहो, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। उस हिसाब से जो है। हाँ, कैसा। एंड अपना हुमैरा, आपको कितना टाइम हुआ? मुझे 9 to 10 years, अच्छा। nothing close to her at all. अच्छा। लेकिन मुश्किल काम है। हाँ। कोई काम आई थिंक आसान नहीं होता, चाहे कुछ उनका भी नहीं। कुकिंग हो या लॉ हो या ये भी हो, बिकॉज डीलिंग विद पीपल्स लाइफ्स, लोगों की जिंदगियों के साथ, उनके दिमाग के साथ, उनके इमोशंस के साथ काम ये करना तो बहुत ज़्यादा वो है, बहुत केयरफुल होना और पड़ता है। अपने अंदर भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज उतनी एनर्जी आप दे भी रहे हैं और किस तरह की एनर्जी ले रहे हैं। अच्छा जी, आज जो हम बात कर रहे हैं वो डिवोर्स के हवाले से कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी तबस्सुम जी, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ, हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा वजह क्या होती है कि ये डिवोर्स इतनी हो जाती है, और ये तबके के लिहाज से भी मुझे बताइएगा, जैसे लोअर क्लास। मैं आपको ये बताऊं कि जो डिवोर्स का जो मेन रीज़न होता है ना, वो इंटरफेरेंस फ्रॉम सम थर्ड पार्टी। अच्छा। लड़के की माँ या लड़के का बाप या लड़की की माँ या लड़के का बाप, अच्छा। वो जब इंटरफेयर करते हैं, हाँ। फिर या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, लड़कियों का तो कम होता है लेकिन लड़कों का कहीं हो जाता है, दे टेक इंटरेस्ट आउटसाइड, उनको फिर जो है ना बड़ी तकलीफ होती है घर में एडजस्ट करते हुए। बिल्कुल होगी वो। फिर लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों में, ये बहुत बड़ा दोनों problem। पार्टनर्स में, जैसे दोनों मियां बीवी partners, में स्पाउसेस जो है ना, उनके अंदर जो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, वो बहुत बड़ा सबब है। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, ये भी मेरा उसकी ख्याल वजह से जो है ना, वो लड़कियां बहुत मतलब वो डिप्राइव्ड फील करती हैं कि हमारे पास ये नहीं है और ये नहीं है। मर्द जो है वो पूरी कोशिश करता है कि वो अर्न करे। इस मौके पर मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो अर्न करें। सही है, सही है। उन्हें फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह भी फैमिली बनता है। बिल्कुल। और सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर लड़की बाहर से थकी हारी आई है तो मर्द भी उसको अगर पानी दे देगा तो उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ। और अगर वो पका रही है और वो साथ किचन में खड़ा होकर 2 बर्तन धो देगा तो उसकी शान में फ़र्क नहीं आएगा। दैट इज़ हेल्पिंग योरसेल्फ, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना घर, अपना माहौल। अपना सबसे माहौल। बढ़कर ये कि माहौल बिल्कुल, को अच्छा रखने के लिए आपकी भी ज़रूरत है भाई बिल्कुल। कि आप अच्छे माहौल में रहें। बिल्कुल। हुमैरा, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, आपके पास यूजुअली जो भी पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली आई थिंक अगर डिवोर्स के हवाले से, डिवोर्स से पहले ही आते होंगे, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते होंगे, तो क्या वजह आप देखती हैं कि उनमें क्या ज़्यादातर क्या रीज़न होता है? आई थिंक मैम ने जो बताया वो ज़रा से एक्सटर्नल रीजंस हैं, जो विद इन द सिस्टम ही है, कपल का सिस्टम में, लेकिन थोड़ा एक्सटर्नल है। अच्छा। जो हम देखते हैं वो ज़रा इंटरनल रीजंस होती हैं, जैसे लैक ऑफ कंटेनमेंट हो गई, लैक ऑफ ट्रस्ट, जैसे ने बोला, लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो गया। फिर ऊपर से आप 2 पूरे फैमिली सिस्टम्स इकट्ठे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लड़के का एक पूरा फैमिली सिस्टम है, एक पूरा लड़की का फैमिली सिस्टम है, तो वो जब 2 सिस्टम्स इकट्ठे आते हैं तो उनमें वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये ख़ानदान फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट है या क्या? आई विल नॉट से कि इन्वॉल्वमेंट है, वो जिस सिस्टम से आप जो आपके अंदर, हम एक मैं हमेशा बताती हूँ, एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। जैसे ड्रामे की एक स्क्रिप्ट होती है, एक स्टोरी होती है, आप उसको फॉलो करते हैं। वैसे हम सब की एक पेरेंटल स्क्रिप्ट आती है, एक खानदान की स्क्रिप्ट होती है, एक सोच लेकर आते हैं, एक सोच होती है, एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है, ठीक है, एक वे ऑफ बीइंग होता है। तो जब ये 2 वे ऑफ बीइंग्स जब नहीं मैच करते आपस में, जब बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, जब ईगोज़ आ जाते हैं बीच में, तब जाके प्रॉब्लम शुरू होती है। और फिर उसके अंदर जो ऐड हो जाती हैं चीज़ें, वो फिर यही होता है, फाइनेंसेस भी, फिर थर्ड पार्टी भी। बट अगर यही सारी चीज़ें अगर 2 कपल्स बैठ के रिजॉल्व कर सकें, वेदर इट्स फाइनेंशियल इशू या कोई थर्ड पार्टी है, कम्युनिकेशन के थ्रू अगर इसी को रिजॉल्व कर लें तो वो डिवोर्स तक बात आती नहीं है। बट बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हो जाते हैं, इतनी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि उस लेवल तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो पूरा एक इंसान को दूसरे इंसान का सिस्टम और पॉइंट ऑफ व्यू समझना होता है और एक को दूसरे का, और कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इधर ही लगता है प्रॉब्लम आपको? हो जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जब एक विल ना हो, एक इरादा ना हो अगले को समझने का, और थोड़ा सा अपने ईगो को, अपने अना को साइड पे रख के बात करके थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन बात करने में वहाँ प्रॉब्लम आती है। सो व्हेन पीपल कम टू अस, जब कपल्स आते भी हैं, तो हम यूजुअली आई थिंक आउटर सर्कल को ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट इनर सर्कल में ज़्यादा फोकस करते हैं। सही है कि आपकी अपनी मियां आपस और में, बीवी में yes, आपस कि में आपकी क्या है? कम्युनिकेशन कैसी है, आपने अगर ये बोला, उसने अगर आगे से, तो बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न्स अच्छा। हम सामने लेकर आते हैं जिनको वो देख के हैरान भी होते हैं। अच्छा। बिकॉज इतना अनकॉन्शियसली चल रहा होता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप भी एडवाइजरी उसमें हैं, आप भी इस तरह की काउंसलिंग वगैरह तो करती हैं कपल्स की, तो आजकल जो
जो वैसे रेट चल रहा है डिवोर्स का, वो क्या फीसद चल रही है अभी, क्या है? डिवोर्स के केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं। आपने तो माशाल्लाह बहुत टाइम इस फील्ड में गुजारा है, तो फिल्मसी ग्राउंड्स और फिर लोग ऐसे आके कोर्ट में बयान दे देते हैं, लड़कियां भी आके बताती हैं कि उनके साथ जो टॉर्चर हुआ है, जो मेंटल टॉर्चर के अलावा जो सेक्सुअल टॉर्चर है, वो बेडरूम फिजिकल टॉर्चर, तो फिर वो जो बेडरूम की स्टोरीज है ना, वो सिर्फ अपनी वकील को वो बता सकती हैं, और अगर औरत वकील है तो उसके साथ कंफर्टेबली बात कर, और जजेस के सामने भी जब वो बात करती हैं, अगर औरत जज बैठी है तो इट इज़ easier for them to narrate। बट आपको लगता है कि ये ज़्यादातर जो मजलूम है वो औरत ही है इस केस में, या ऐसा नहीं है? ऐसा मर्द के साथ भी बहुत ज़्यादती होती है। ऐसी ज़्यादतियाँ मर्दों के साथ होती हैं कि वो कह नहीं सकते। अच्छा। इट इज़ नॉट ओनली बीटिंग कि आपने थप्पड़ लगा दिया तो दैट इज़ क्रूअल्टी। दूसरी भी क्रूअल्टीज होती हैं कि वो बात ही नहीं समझती, वो कोऑपरेट ही नहीं करती, वो जिस बात से मना करता है वो अना, जैसे मैडम ने कहा कि वो अना और जिद कि जो मैंने कह दिया बस वही होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा एलिमेंट एक इमोशनल अब्यूज़ और वर्बल अब्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का भी आ जाता है, चाहे वो मर्द पे हो चाहे औरत पे हो। स्पेशली जब एक आपकी हद से कोई चीज़ अगर बढ़ जाती है तो वो टुवर्ड्स अब्यूज़ ही हो जाता है। अब ये बढ़ता क्यों है और इसको हम रोक कैसे सकते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैं शेफ़ से ज़रा जानना चाहूँगी, शेफ़ आपका वो क्या हुआ, कुछ जलेबी तलनी शुरू? जलेबी असल में हमने एक जो फ्राइंग के लिए डाली थी ना, तो मैदा थोड़ा सा कम होने की वजह से वो थोड़ी सी टाइट नहीं हो रही थी, तो हमने एक खाने का चम्मच मैदा और डाला है। पहले 2 टेबल स्पून डाल के हमने टेस्ट किया, लेकिन थोड़ी सी उसमें कसर है तो हमने 1 टेबल स्पून और मैदा डाल के उसको सेट कर रहे हैं, ये ताकि वो अच्छे से अपनी शेप पकड़ ले, बस थोड़ी सी हार्ड हो जाए, मतलब क्रंचनेस और बढ़ जाए। मतलब घबराइएगा नहीं, कभी ऐसा हो तो उन्होंने टिप भी साथ दे जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, कब ज़्यादा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट अच्छा हुआ ना आपके साथ ऐसा हुआ ताकि हमें पता चले। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, तबस्सुम जी हमारे साथ हैं, हुमैरा है। अच्छा जी, हम इश्यूज़ के बारे में जैसे हमने बात की थी, आपके पास जिस तरह के केसेस आते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की होते हैं और डिवोर्स के लिए कहते हैं, लेकिन जब आप उनको एडवाइस करती हैं तो वो सुनते हैं, उस पर कुछ अमल करते हैं, या देर एडमेंट के नहीं बस अब हमारा बिल्कुल नहीं होता? कुछ लोग बहुत एडमेंट होते हैं, वो नहीं सुनते हैं। सही है। अगर यू पुट रीज़न इन देयर माइंड तो वो समझते हैं कि वो सही कह रहे हैं, और जो समझा रहा है वो गलत कह रहा है। तो पेरेंट्स के साथ जब वो रहती हैं लड़कियां हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ, तो छोटी छोटी बात को लेके, ये मिडिल क्लास में बहुत होता है। अच्छा। छोटी छोटी बात को लेके और फिर इसने ये कह दिया और ये कह दिया। एंड आई थिंक कि वो जो शेयरिंग होती है माँ के साथ, वो नहीं होती, वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर लड़की वर्क नहीं कर रही है तो वो घर में अपनी सास के साथ ही रहती है, और अगर उसने कोई ऊंची आवाज़ में भी बात कर दी तो अपनी माँ भी तो कर देती है। सही है। तो ये दिलों के मामले मेरा ख्याल से देखा जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं भी होता। अगर आप उसको एज अ थर्ड पर्सन ऊपर से देखें ना मसले को, तो वाकई में बाज़ दफ़ा आप खुद भी हंसेंगे कि कैसे कैसे मसलों पे हमने क्रिएट किया। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग कि अगर कोई लॉयर के पास जाए, कपल वो जाते हैं यूजुअली विद द इंटेंट ऑफ डिवोर्स, ख़त्म करने के लिए। कोई थेरेपिस्ट के पास अगर कपल आए, वो यूजुअली उस नियत या इंटेंट से आते हैं कि हमें बनानी है। तो पहली चीज़ चलना है। यस। सो पहली चीज़ आई थिंक अगर कोई कपल मान जाता है, यूजुअली एक कपल में से एक पार्टी ज़रा रिलक्टेंट होती है कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं, क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं होगा। बट जब इवेंचुअली आ जाते हैं तो कम से कम उनका ये आपको पता होता है कि दे वांट टू मेक थिंग्स वर्क, तो वो ख़त्म दोनों जैसे आ गए साथ, दोनों जैसे आ गए। फिर ये कि अगर इकट्ठे कपल आ भी रहे हैं, हम उनको सेपरेट भी इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। अच्छा। बिकॉज यूसी कोई ऐसी बातें हैं कि जहाँ आपको पता है कि मियाँ ठीक है और बीवी गलत है, तो हम ये नहीं बोल सकते दूसरे के सामने कि देखें आप गलत बोल रही हैं और वो ठीक बोल रहे हैं। बहुत टैक्टफुली लेके चलना पड़ता है। यू कांट ब्लेम एनी वन पार्टनर इन दिस। वैसे क्या मसला आता है, जैसे कि औरत आपके पास आती हैं और वो वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में बताती हैं, या हस्बैंड अपने वाइफ के बारे में कोई एक आध मसला, जैसे ज़्यादातर किरण कम्युनिकेशन प्रॉब्लम
अच्छा। एंड कम्युनिकेशन इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वो सबसे बेसिक चीज़ है। अच्छा, अगर मतलब बातचीत नहीं हो पाती है, बातचीत समझ नहीं पाते, इंटेंशन अगले का नियत नहीं समझ पाते, या उसको लाइक आई सेड अना का मसला ले लेते हैं, या मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज़, अगर मैं इतना सा बोल दूँ कि पानी का ग्लास यूँ क्यों पड़ा हुआ है, तो कोई उठा के सीधा भी कर देगा, बट इसी को अगर किसी ने गलत मतलब निकालना है तो वो बोलेगा तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, यूँ मुझसे बात की, तुम हमेशा करते हो। फौरन से आ जाना, गुस्सा आ जाता है, पर्सनल अपने ऊपर ले लेते हैं, हालांकि वो पर्सनल बात हो भी ना। तो जो यूजुअली रीजंस लाइक आई सेड, अगर कम्युनिकेशन ठीक ना हो, आपकी बातचीत आपस में ठीक ना हो, तो छोटी सी बात भी गलत हो सकती है और बड़ी सी बात भी छोटी हो सकती है। तो उसके अंदर अगेन लाइक आई सेड बिहेवियर पैटर्न बनाना कि आपको क्यों बहुत सी चीज़ें रीट्रिगर हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ें कपल्स के अंदर अपने माँ बाप के घर वाली चीज़ें या अपने सोशल सर्कल की चीज़ें रीट्रिगर कपल के बीच में हो जाती हैं। फिर सोशल इश्यूज बहुत आ जाते हैं। अगर आप क्लास के बारे में जैसे आपने बात की, जैसे अपर क्लास में क्या है, अपर क्लास में ज़्यादा किस तरह के केसेस? A lot of times it is because of the third person. अच्छा, it is because extramarital affairs, extramarital हैं, या आपने उसके सामने मुझे कवर नहीं किया, तुमने मुझे यूं करके बात कर दी और तुम हमेशा मुझे यूं करते हो। अगर इक्का दुक्का दफ़ा भी अगर कोई चीज़ हुई होगी तो वो आप लेकिन टर्मिनोलॉजी देखें, हमेशा ऐसी करते हो। और अगर पूछें हमेशा, तो कभी कभार वाइफ बोलेगी नहीं हमेशा नहीं, 2 दफ़ा क्या होगा। आई थिंक औरतें इस मामले में कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड हो जाता है। इसमें ऐड करना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन के हवाले से कि उसी वक्त जवाब देना ज़रूरी नहीं है, किसी को घर पहुंचाना ज़रूरी नहीं है कि तुमने ये कह दिया और मैंने ये सोचा था, तुमने मेरी बात। बिल्कुल सिविलाइज्ड लोगों की तरह पी जाएं उस मोमेंट को, एंड देन सिट क्वाइटली। आई थिंक साइलेंस आदि चीज़ें खुद रिजॉल्व कर लेता है, या कंटेनमेंट जो मैंने कहा ठहराओ, फिर बैठ के बात करें कि आपने ये कहा था, ये गलत है, असल में ये ऐसे था, वो बात सॉल्व हो जाती है। हस्बैंड भी कोई जो है ना, वो बाहर से नहीं आए होते हैं, इसी दुनिया के पता नहीं कितनी फ्रस्ट्रेशन से वो गुजरते हैं सारे दिन। लेकिन देखिए ना, माइंड को साइलेंट भी वो करेगा जो थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर ख़वातीन स्पेशली इमोशनली मेंटली बहुत वीक हैं। डोंट यू फाइंड दिस? आपके पास भी केसेस आते हैं कि ये मेंटल इश्यूज ज़्यादा है? वुमेन आर मोर आई थिंक इमोशनल, दैट्स व्हाई ज़्यादा जज्बाती होती हैं औरतें। आदमी भी होते हैं बट वो अपना आप को थोड़ा सा जब्त कर लेते हैं। तो जो मैंने भी बात की कि थोड़ा सा चुप रहना, आई थिंक चुप रहना और कंटेनमेंट जिसको मैं कहती हूँ ठहराव। अगर आप उस वक्त दोनों पार्टी हीटेड है, किसी एक का चुप रहना ज़रूरी है, अदरवाइज सिचुएशन 10 से 20 से 30 करके 100 पहुँच के उड़ जाती है। एक पार्टी थोड़ा सा रुक ले, दोनों जब काम डाउन कर जाएं, ये तो मैं थोड़ा उन टेक्निक्स की तरफ अब आ रही हूँ, लेकिन कोई एक भी अगर अपना आपको रोक ले तो सिचुएशन बहुत ख़राब होने से बहुत बेहतर हो सकती है। जो अगर वो 100% ख़राब हो तो वो शायद 20% पे ख़राब होकर रुक जाए। तो ये ठहराव होना औरत में, आदमी में, दोनों को समझना, और ये ज़रूरी नहीं, और ये फैमिली से भी आता है। फैमिली से आप अगर अपना फैमिली स्क्रिप्ट देखेंगे, जिसकी मैंने बात की थी, अगर आपने अपने पेरेंट्स को ही लड़ते हुए देखा है, एक दूसरे पे चीखते चलाते हुए देखा है, ताने मारते हुए देखा है, अगर आपने देखा यही है तो आप उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। गलत बात पे बोलना तो आपके लिए तो वो नॉर्मल होगा ना, मेरे पास एक आया क्लाइंट, तो मैं ग्लास में चाय पी रही थी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग टी इन ग्लास। चाय मंगवाऊं आपके लिए? हाँ प्लीज। हाँ प्लीज चाय भाई, आप पिएंगी? श्योर। 2 प्याली चाय हमारी मेहमानों जो है ना, एंड आई लाइक टू डिप बिस्किट इन दैट। भाई बिस्किट हो तो वो भी। अब क्या हुआ कि वो क्लाइंट आया और मुझे आके कहने लगा कि मैंने जो है ना अपनी वाइफ को तलाक देनी है। ये मैंने कहा बेटा मुझे बताओ कि रीज़न क्या है, यू टेल मी द रीज़न। सही है। मुझे कहता है ऐसे जाहिलों वाली हरकतें करती है, तो मुझे बड़ा एम्बैरसिंग फील होता है। मैंने कहा क्या जाहिलों? अब ग्लास में चाय पीते, अच्छा वो टेबल के ना यहाँ पे ऐसे था ना, तो इधर ग्लास रखा, ग्लास में चाय पीती है, बिस्किट डिप करके खाती है। मैंने ग्लास ऊपर रखा, उसने नहीं देखा था कि मैं भी मैंने ग्लास ऊपर रखा। मैंने कहा भाई ये बात मेरे शौहर को मत बताना, वो कहेगा इस बात पे भी तलाक हो जाती है, इसको निकालो। मतलब दिस इज वियर्ड कि इस तरह के भी केसेस आए। बिल्कुल, एंड यू बी सरप्राइज्ड, इरिटेट हो जाता था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कभी कभार हमारी सोसाइटी में जो बड़े इश्यूज हैं ना डिवोर्स वाले, वो अगर मियाँ अल्कोहलिक हो या शराबी हो या सब्सटेंस पर हो या दूसरी बीवी हो या यू नो कोई भी इस टाइप के जो मेन जो उसको टॉर्चर नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद टॉर्चर हो। लेकिन हमारा ना एक फ्रेम ऑफ माइंड है कि जब तक ये बड़े इश्यूज नहीं है तो यानी आपकी शादी क्वालिफाई नहीं करती डिवोर्स के लिए। लेकिन जो छोटे छोटे इश्यूज है इस टाइप के भी, ये भी कोई इशू का देखा जाए नहीं है, लेकिन ये सारे भी एडअप होते हैं। शायद आपका मियाँ शराब ना पीता हो, जुआ ना करता हो, वो सॉरी उसे वुमनाइजिंग ना करता हो, शायद वो मोटे मोटे बड़े जो इश्यूज जो टिक मार्क होते हैं ना कि
इसके ऊपर डिवोर्स हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज शरीफ नहीं भी होते होंगे। बिल्कुल, हाँ, लेकिन कुछ इश्यूज पर कंपैटिबिलिटी पर आ जाते सही हैं है। कि हमारी बनती नहीं है, और सही वो है। 15 साल बाद भी हो सकते हैं। हाँ, ये ऐसे सही भी लोग हैं जो आए हैं जिनकी 10 साल की शादी है, 15 साल की शादी है, 20 साल की शादी, बिकॉज ऑफ कंपैटिबिलिटी एंड ना बनने के ऊपर और बस हो जाने के ऊपर ख़त्म हो जाती पहले है। तो शायद ख़वातीन काफ़ी सब्र कर लेती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। सोशल मीडिया का क्या हाथ है डिवोर्स पे, ये भी ज़रा हम बात करेंगे। वो एक कहते हैं ना कि जब साथ चलना है तो लड़ना किस बात का, जब साथ नहीं चलना है तो भी लड़ना किस बात का, Very मतलब good. लड़ने की ज़रूरत क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेरी बताते गुड, हैं। वेरी गुड। आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैं हैरान हो रही हूँ जलेबी देखकर, इतने कोई अच्छी और मज़ेदार और सॉफ्ट खस्ता। ये यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इनको बनाना बिल्कुल है जी। और यहाँ ये शीरा भी रखा हुआ है, शीरे में डिप करके आप इसको छन्नी में निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे किरण मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब भी कोई आप काम करें तो कोशिश ये किया करें कि सबसे पहले आंच बंद कर दी, और ये डेंजर जोन होता है तेल का टेम्परेचर, इसको आप साइड पे कर दें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी हाथ लगेगा पूरा आपके ऊपर उंडेल के आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने शीरे में जलेबी डाली हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, एक चीज़ और, शीरा ऐसा रखिएगा कि जस्ट इस पे कोट हो जाए, बहुत रनिंग नहीं होनी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल शहद की तरह लग रहा है, ठीक है। अच्छा सुने, वो जो कस्टर्ड बनाया था उसका भी हमने क्या किया, वो कुछ करेंगे? उसका भी मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा सा वो सरप्राइज है। अच्छा सही है जी, एक ट्विस्ट तो आता है जी, ये तो है, ठीक है ना। इसको हमने फ़ौरन छन्नी में रख देना ताकि वो शीरा एक्स्ट्रा जितना भी वो ड्रेन आउट होता रहे वहीं से, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी तरफ अब आप पैटी बनाकर उनको फ्राई करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड में या इसमें अगर वक्त मिला तो जो सॉस आपने क्रीमी सॉस बनाई जी बिल्कुल, वो भी दिखा फिर मैं आपसे सीखूंगी। वेरी नाइस, थैंक यू, मज़ा आ गया देखकर। सवाल पूछना बिल्कुल कीजिए, दो कीजिए आप। मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, अच्छा। और मेरे फैमिली में सबको आती है, स्पेशली मेरी मदर और बहनें, देयर ऑल वेरी गुड कुक्स। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, आपने शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा था, ठीक है, जो कि हर काम से पहले हम करते हैं, ज़रूरी है। बट मैंने एक और चीज़ सुनी कि अगर खाना कम पड़ जाता है जी, तो उसके ऊपर भी कुछ पढ़ के पूछते हैं कि खाना पूरा पड़ जाए अगर लोग एक्स्ट्रा आ जाए। मैं यहीं पे आपको वो सही बात है, बिल्कुल सही है। आपकी कोई भी रुकावट है, ये नहीं कि सिर्फ आप शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह करेंगी ना होने वाले काम भी फौरन हो जाएंगे। खुदा न करे किसी काम में, क्योंकि हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद करेगा ना। वो हम ना भी याद करते फिर भी वो याद करता है। वो जो बिलीफ है ना कि अल्लाह का नाम लिया, वो सबसे पावरफुल सोर्स का नाम लिया, वो सब संभाल लेगा। क्योंकि जहाँ आप गिरेंगी वहाँ अल्लाह आपका हाथ थाम लेता है। मैं भी एक बात खाना पूरा पड़ जाएगा। मेरे हस्बैंड को खाना पकाना आता है मुझे। अच्छा, तो वो कब आ रहे हैं मेरे शो पे? मैंने कहा था, मैं तो बुला लूंगी। सारे खाने बड़े बेहतरीन। नहीं, आप एज कपल दोनों आ जाइएगा, ये कुकिंग वो कर लेंगे। मैं उनको यही बता रही थी ब्रेक में। सही है। अच्छा जी, डिवोर्स के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, एक तो ये है कि छोटे मोटे रीजंस होते हैं, कोई ऐसी खास वजह नहीं होती और लोग डिवोर्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बाकी में कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसमें उसका हल ही डिवोर्स होता है। उनमें क्या आ जाता है, जैसे कि ये जो लोअर मिडिल क्लास में मैंने ये देखा है कि बच्चों की ज्यादती। अच्छा, बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं, उनको खिला नहीं सकते, उनको पढ़ा नहीं सकते, फिर वो बाहर घूमने रुलने लग जाते हैं, ज़रा से बड़े होते हैं तो गलत सोहबत में पड़ जाते हैं। लड़कियां भी जो हैं वो मतलब बच्चियों की अल्लाह इज़्ज़त रखे, लेकिन वो भी गलत सोहबत में पड़ जाती हैं। बच्चों की ज़्यादती जो है ना, ये भी बहुत बड़ा और तंगदस्ती बढ़ जाती होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और फिर उसके ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। सही है, इसको भी कंट्रोल करना। और फिर एंड में यही होता है कि भाई डिवोर्स दे दी या दूसरी शादी कर ली। कहीं ये होता है कि बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर ली। सही, ये लोअर क्लास में। कहीं ये होता है कि बेटा नहीं हुआ, बेटियां हो गई। ये हमें समझाना बहुत ज़रूरी है। टीवी पे हमें हर रोज़ ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए कि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं। सही है, बिल्कुल। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। कभी कभी ये होता है कि वो, खैर ये ज़्यादा बेहतर समझा सकती हैं कि असल में डिवोर्स इज सच अ टैबू ना, कि आप देना चाहें भी तो कुछ साल तो लग जाते हैं, घसीटते खींचते कि लोग क्या बोलेंगे, ख़ानदान क्या बोलेगा, और उन सब के बोलने के चक्कर में अंदर कपल जो सफ़र कर रहा होता है वो बहुत बुरा सफ़र कर रहा होता है। तो वो एक पर्सोना रखना या एक आउटर, एक आपका दिखावा रखना भी सबके सामने बहुत मुश्किल हो जाता है, टिल द टाइम वो दिखना शुरू हो जाए ख़ानदानों में। फिर बच्चों पे जो ने असर का बोला, वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ बन जाती हैं। अगर माँ बाप लड़ रहे हैं और बच्चों के सामने लड़ रहे हैं
और नहीं बन रही उनकी, तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा डैमेज निकलते हैं। बिल्कुल, वो एक नेगेटिव माहौल देख रहे हैं ना और सारा। यही डैमेज बच्चे बड़े होकर फिर उनकी अटैचमेंट विद अदर पीपल सही नहीं बनती है। फिर वो अपने घर चलाने में और अपने लोगों के साथ और अपनी बीवी बैठ अपनी गया मियां ना, के वो साथ बिल्कुल उसी शायद तरह, वो उसी रवैये से आते और वही साइकिल रिपीट रिपीट करते हैं, तो वो बिल्कुल। साइकिल रिपीट में चलता है। अच्छा मुझे बताएं, जो वर्किंग वुमेन है, शादीशुदा हैं, वर्किंग वुमेन है, वो एट ज़्यादा रिस्क पर होती हैं डिवोर्स के बनस्बत उनके जो बिल्कुल घर बैठी हुई हैं, घर को संभाल रही हैं और दिमाग उनका कुछ ऑल फॉल चीज़ों में लग रहा मैं ये है? समझती हूँ डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बात जो वर्किंग वुमेन हैं वो भी इतनी समझदारी से और तहम्मुल से वो पेश आती हैं हस्बैंड के साथ या अपने इन लॉज के साथ, या इवन अपने घर वालों को भी ज़रा संभाल के रखती हैं कि भाई थोड़ी ज़रा- समझदार हाँ, कि भाई ज़रा हद में रहो। हाँ। ये चीज़ जो है ना, ये वर्किंग वुमन अंडरस्टैंड कर सकती है कि मेरा शौहर किस मुसीबत से गुजर के घर पहुंचा, जिस मुसीबत से मैं गुजर के आई हूँ, ट्रैवलिंग के अलावा ऑफिस का माहौल, बैक बाइटिंग, बैक स्टैबिंग, शिकायतें, ये वो, और प्लस फिर उसका जो अपनी सोच है या माइंड में जो चल रहा है वो बहुत सारी ऑलफुल चीज़ों से हट जाता है। बिल्कुल। तो फिर वो एक इशू नहीं बनता, एक इशू छोटी नहीं सी बनता, चीज़ का। जी। बनिस्बत एक औरत जो घर पे मुसलसल काम कर रही है, घर संभाल रही है, हर एक का ध्यान रख रही है, वो छोटी सी छोटी बात पे भी इशू बना। एंड इसलिए आई थिंक किरण, अगर कोई हाउसवाइफ भी है और घर भी संभाल रही है, कहीं ना कहीं उसको अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यूजुअली क्या करते हैं कि घर को देखने के चक्कर में और बच्चों को संभालने के लिए औरतों का अपना टाइम जो वो अपने लिए थोड़ा भी निकाल सकें, अपने सेल्फ केयर में जिसको हम कहते हैं, और मेरा या आप किस self love तरीके कहते से हैं। बोलते हैं कि आप एक औरत को किस तरह से बताएंगी अगर उसको इमोशनली स्ट्रांग होना है, कोई भी मसला है वो अच्छे से हैंडल कर ले, क्योंकि उसके हाथ में पूरा घर चल रहा है, उसी की बिना पर उसका इमोशनली या मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या एडवाइस देती हैं ख़वातीन को? आई डोंट नो किरण, इमोशनली स्ट्रांग होना भी एक तरीके से अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप इतना ज़्यादा जब इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो आपकी जो कहते हैं ना, बलून अगर बहुत भरा हुआ हो तो उसको फाड़ेंगे आवाज़ उतनी आएगी, लेकिन उस बलून में से थोड़ी थोड़ी हवा अगर निकलती रहे तो बलून भी इंटैक्ट रहेगा। तो और ये वो हवा हटेगा जो भी नहीं। निकलना है, ये तो क्या बातचीत करना है, ये अंदर से steam निकालना, ये catharsis। वेंट करना या बात करना, कैथारसिस करना, थोड़ा थोड़ा हर औरत को करना चाहिए। इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपने इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है। अगर आप इमोशनली वनरेबल भी हैं या थोड़ा वीक भी हैं, इट्स ओके। अच्छा। एंड यही एक कभी मसला आ जाता है कि आप इमोशनली, औरत इतनी स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखा देती है कि बस मैं हर चीज़ कर लूँगी, घर भी संभाल लूँगी, बाहर भी, कि वो उसी में अंदर टूट रही होती है, क्रिपल हो रही होती है, उसका इफेक्ट कहीं और निकल रहा है। अब वो बात किससे करे? मियाँ से ही करे, जिससे प्रॉब्लम है उससे करे? आई थिंक कहीं पे एक्सेप्ट करना और ओन करना कि हाँ मैं इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, फिजिकली भी, और तरीके से बात Physically करे, और तरीके से एक्सप्रेस करना और अगले का उसका समझना भी। तो जो मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही थी वो हम इसी के ऊपर ही आ गए कि अगर आप इमोशनली वनरेबल फील कर रहे हैं या वीक फील कर रहे हैं, आपसे घर नहीं संभाला जा रहा, आप पे बहुत दबाव पड़ रहा है, जहनी दबाव है, फिजिकल दबाव है, इमोशनल दबाव है, आप शेयर करें, बोले मुझसे नहीं हो रहा, इट्स टू मच फॉर मी। और वहीं आपके जो ट्रस्टेड सर्कल है, ट्रस्टेड सर्कल होना, आपके खैर ख्वाह होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही मशवरा दें। अगर आप किसी गलत इंसान में डिस्कस कर रहे हैं तो जो आपकी हाँ में हाँ कर रहा है तो फिर आपका मसला और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारा मसला होता है। वो कहते हैं कि रिश्ते जो है ना वो बोल से नहीं, मीठी मीठी बातों से नहीं, बिहेवियर से, एक्शन से नहीं बनते, बल्कि आपकी सोच से बनते हैं। वो जो है बहू बेटा हैं, वो सुबह उठे, ऑफिस चले गए, उन्होंने बड़ों को ना सलाम किया, सास की तबीयत ख़राब थी, तबीयत का हाल भी नहीं पूछा और चले गए। अब वो सास ने पूरे दिन क्या चलाया कि देखो ज़रा मेरा बेटा कैसा हो गया है, मेरी तबीयत नहीं पूछी, एक ज़रा सा मेरा हाल पूछ लेते, या बहू कैसी है, इस हद तक कि उसके माँ बाप तक भी पहुँच जाती है। सोच ही सोच में वो अंदर जो पका रही है एक औरत अपने बहू और बेटे के लिए, ठीक है, पूरा दिन गुजारा, अब शाम में वो घर वापस आते, वो बहुत अच्छे से पेश भी आती है और बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव भी करती है सास जो है बहू के साथ, मीठी मीठी बातें करती। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो पूरा दिन उसने एक नेगेटिव वाइब्रेशन दी अब उस बहू बेटे को, उससे क्या रिश्ता मजबूत रहेगा? आपने एक्शन तो बहुत अच्छा किया, आपने बातें बहुत अच्छी बना ली,
बट वही बोलते हैं ना कि अंदर जो चल रहा है ना, इन्फेस्ट हो रहा होता है, इन्फेस्टेशन हो रही होती है। यही बात है ये कि आप कम्युनिकेट करके, बात करके बोल दो। बोलते हैं चाहे वो चलाएं नहीं बिल्कुल, उसको पकाए नहीं, अंदर बैठ के उसको पाले नहीं, उस थॉट को, nurse your wounds. रीइंफोर्स हो जाता है। बिल्कुल, Nurse your wounds. यस, वही असल सब्र है, वरना आप yes. अंदर चलाते रहेंगे तो आपने सब्र नहीं किया और ना ही आपको उसका अजर मिलना है या रिजल्ट मिलना है। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में जाने से पहले ज़रा जलेबी की प्लेट तो दिखा दीजिए, कोई ज़बरदस्त गार्निशिंग हो रही है। थैंक यू शेफ रमीज़ के लिए तालियां। थैंक यू Very good जज़ाकल्लाह, जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक का वक्त है, 2 जी। मिनट एक मैं बात कर दूँ। जी, जी। वो ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी ये जो छोटी बड़ी जलेबी हमने बनाई है ताकि उसके गैप को बरकरार रखें, ठीक है। वरना कस्टर्ड के लेयर के ऊपर जो है वो फिर इसलिए रुकेगी नहीं, वो गिर custard था। जाएगी। ये खैर प्रेजेंटेशन की चॉइस है, व्हाटएवर यू वांट, आप जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, आकर हम आपसे क्विकली वो सॉस भी सीखेंगे बिल्कुल, और आप ब्रेक में पैटी बना लें फ़ौरन से। ठीक है, ठीक। ब्रेक के बाद आते हैं। वेरी इम्प्रेसिव भाई, जलेबी का प्लेटर देख के मज़ा आ Thank गया। you, जज़ाकल्लाह। अभी चखेंगे हम वो जो दूसरी वाली प्लेट है ना, जो खड़ी हुई जलेबी, उसको हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन क्योंकि दोनों हैं, ये सैंडविच वाली भी और वो वैसी भी मैं है। अपने मेहमानों को भी ज़रा जी, टेस्ट जी, करवाऊंगी। बिल्कुल, thank और you। दूसरी तरफ अब आप पैटी बनाना अभी शुरू मैं कर पेटी, दें, बस बन मुझे सेकें। बाउल आ जाए बस ताकि मैं सही है। पेटी बनाना शुरू करूं। रमीज टेक अवे का इंतजाम है? नहीं सॉरी, इसके लिए आप मेरे से रुजू कर रहे वो उनसे आप रुजू करके जी। खाने की इजाज़त दे रहे हैं ना, यही बात है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं डिवोर्स की। अब ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड चला है, क्या ये एक वजह है कि ज़्यादा डिवोर्स रेट इतना बढ़ गया है, कोई अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है, ये क्या है? इसका इम्पैक्ट आप किस तरीके से देखती हैं? आप बताइए। मेरा ख्याल है कि ये तो हमेशा से ही था। मैंने तो एक अच्छा। ज़माने से हाँ। इसी प्रोफेशन में हूँ, सोशल मीडिया से कोई फ़र्क नहीं। अगर अच्छा, ठीक अपना दिल आपका नहीं मान रहा, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हाँ। है, तो फिर सोशल मीडिया पे आप डाल दें। सोशल मीडिया तो सही अब है। जाके एक्टिव हुआ है ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें तो हमेशा से चली आ रही हैं। सही है। आप हुमैरा किस तरह देखती हैं, सोशल मीडिया का कुछ इम्पैक्ट है? काफ़ी हद तक। अच्छा, I जैसे think यंग जो लड़कियों इसमें- में शादियां हाँ, हुई, एक की ना फौरन से। एक्सपेक्टेशन बन जाती है। ठीक है। आप जब फिल्में देखें, आप जब ड्रामे देखें, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि आपका मियाँ भी आपको हर वक्त फूल ला के देगा, बेटी बनाएगा, ये होगा, विच इज़ क्यूट इन अ वे, अच्छा भी लगता है। ये तो मेरा ख्याल से लेकिन जब बचपन से ही दिमाग में ऐसा दिमाग में आ जाता है, तो ये आपका मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तो शुरू से कंस्ट्रक्ट दिमाग में हमारा हुआ है कि शादी के बाद यूं होना चाहिए, ब्यूटीफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस जो होता है। और जब वो नहीं होता, जब इन रियलिटी किक्स इन, तभी जाकर सारे मसले शुरू होते हैं। बट सोशल मीडिया का ये प्रॉब्लम, एंड सोशल मीडिया डिप्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड दैट्स बीइंग यूज्ड नाउडेज, टीनेजर्स में, बड़ों में, बच्चों में, कि आप देखते कुछ है और रियल लाइफ में हो कुछ रहा होता है, तो वो इतना डिस्पैरिटी आ जाती है, इतना गैप आ जाता है कि रियल लाइफ में तो आपको सुबह उठ के बेटी रोज़ नहीं मिलेगी ना, आपके हस्बैंड से या आपको गुलाब नहीं मिलेंगे, आपको ट्रीटमेंट ऐसी बात मिल भी सकती है। तो जब एंड ये अनकॉन्शियस ख्वाहिशात ऐसी आ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस ऐसी आ जाती हैं कभी सोशल मीडिया देख के, जो होशियार हैं, जो समझते हैं, उनको पता है कि ये सोशल मीडिया है। बट येस, देयर आर पीपल, देयर आर यंगस्टर्स, देयर आर ओल्ड पीपल जो हु गेट कैरिड अवे, जो रियलिटी और फेक के अंदर नहीं डिफरेंस बता सकते, दे फॉल फॉर इट। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी उसका इम्पैक्ट आ जाता है। सो यू हैव टू बी रियली स्मार्ट। आपको बहुत होशियार होना पड़ता है कि आप जो देख रहे हो वो रियल नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, और आपकी लाइफ में ये सब नहीं हो सकता। वो इंडिविजुअली फिर डिपेंड करता है कौन कैसा लेता है। यंग एज में शादी हो जाना या लव मैरिजेस, क्या ये कोई वजह बनती है डिवोर्स की? कुछ है कि घर वाले सपोर्ट नहीं बाज़ दफ़ा ये होता है कि यंग एज में शादी करना अच्छा होता है। सही है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है। जैसे पुराने ज़माने में मुझे याद है 16, 17 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती, अडेप्टेबिलिटी आ जाती है लड़की के अंदर और लड़के के अंदर। और ज़रा सी एज बढ़ती है तो फिर अपने आप के जो ख्यालात हैं वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर आप वहाँ पे उसको तोड़ नहीं सकते, उस बैरियर। एज डिफरेंस कितना होना चाहिए?
एज डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहते हैं ना कि लड़का जो है वो थोड़ा सा मैच्योर एज का होना चाहिए, वो अच्छे से टैकल कर लेगा। बाज़ दफ़ा जो है ना छोटी उम्र के लड़के भी बड़े मैच्योर होते हैं। अच्छा, जो मैंने अपने तजर्बे से देखा है कि, और बाज़ दफ़ा जो है वो 40 क्रॉस कर जाते हैं तब भी बचकाना हरकतें करते हैं। ये तो खैर है, वही ना, वो इसमें जो है ना ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जी, आफ्टर डिवोर्स, हमने डिवोर्स की तो खैर ये सारी वजूहात पे बात की, आफ्टर डिवोर्स भी एक लड़की स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरती है। आपके पास इस तरह के केसेस आते होंगे हुमैरा, बिल्कुल। आप फिर क्या उनको किरण, आई थिंक डिवोर्स जैसे जैसे आपकी करीब आनी शुरू होती है ना, ट्रॉमा आपका ऑलरेडी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एक तो बिफोर डिवोर्स लाइक ऐसे इतना टैबू है कि फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, क्या होगा, करो नहीं करो, आधी ग्रुप कह रही है कर लो, इट्स ओके, हम वी आर स्टैंडिंग बाय यू, आधी ग्रुप लड़की को बोलती है कि मत करो, ठीक नहीं है। तो वो ऑलरेडी मेंटल प्रेशर इतना बिल्डअप हो चुका होता है कि वो फाइनल स्टेप मैम तक जाने तक इतना प्रेशर हो चुका होता है कि दिमाग ऑलरेडी जगह पे नहीं होता। आई थिंक वो टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, वो माहौल और वो उसके बाद फिर लोगों का कोई ओपिनियन, ओपिनियनेटेड पीपल, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने गलत किया, तुमको नहीं करना चाहिए था। कुछ अगेन सपोर्टिव बहुत होते हैं कि हाँ अच्छा क्या सही हो, लेकिन आई थिंक एक औरत को या आदमी को समवेयर अपने पे थोड़ा सा मिसट्रस्ट आ जाता है, थोड़ा सा कहीं डाउट भी आ सकता है क्या मैंने ठीक किया या गलत किया, क्या अगर मैं ये करती तो ये ठीक हो सकता, अगर मैं ये कर सकती तो ये ठीक हो जाता, इवन इफ दे आर 100% श्योर। इफ दे आर 100% श्योर, समटाइम्स पीपल गो ऑल आउट, मतलब लोगों की बातें ज़्यादा फिर वो दिमाग पे ले लेते हैं, तो समवेयर दे डू डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभार उनको वो गिल्ट फील होता है कि नहीं करना चाहिए था। ऑन द कॉन्ट्रेरी फिर फ्रीडम जो मिलती है उसमें आज़ादी भी फिर आ जाती है कि हमने बिल्कुल ठीक किया, अब तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये दो केसेस हैं जो पैरेलल चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर केस एक जैसा ही हो, कहीं पे गिल्ट आएगा, स्ट्रेस लेवल आएगा, सोसाइटल प्रेशर आ जाएगा, लड़की दब के बैठ जाएगी, बिल्कुल सबसे आइसोलेट हो जाएगी, कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करेगी, बात नहीं करेगी, तो वो आइसोलेट हो जाएगी, बिल्कुल इंटरनलाइज कर लेगी, या ऑन द अदर हैंड टोटली एक्सटर्नलाइज करके बिल्कुल आउटडोर जाकर और एवरीथिंग एक्सप्लोरेशन शुरू कर देती है। बच्चों के हवाले से यही मैं कह रही थी, सबसे ज़्यादा जो विक्टिम होते हैं ना वो बच्चे होते हैं। सही है। वो माँ और बाप दोनों के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि क्या टॉर्चर है, क्या है, माँ बाप क्यों नहीं एडजस्ट करे, दे जस्ट वांट टू लिव अंडर वन रूफ। सही है। माँ और बाप के साथ जब अलहदगी हो जाती है, माँ के साथ रहते हैं, कोर्ट में केस करता है बाप के, मुझे मुलाकात की इजाज़त, आप देखें 15 दिन के बाद इजाज़त मिलती है 2 घंटे की। बाप जो है ना उनको मैंने रोते हुए देखा कि जस्ट मिलने नहीं दे रहे बच्चों से। इसी तरह जब बाप के पास हैं बच्चे तो माँ को 2 घंटे की इजाज़त है। हमारे जो गार्जियन एंड वार्ड्स के केसेस होते हैं, आई थिंक ये एक ऐसा मैटर है रोती हुई आती है बच्चों का कि अगर इसको म्यूचुअली सेंसिबली हैंडल कर लिया जाए और ये सारी चीज़ें ना आए जो कि बच्चे के जहन पे जोर दें, तो आप अपने बच्चों के साथ बहुत जस्टिस करेंगे, इवन के डिवोर्स हो भी जाए तो फॉर द सेक ऑफ किड्स, सिविलाइज्ड लोगों की बिल्कुल सिविलाइज, मेरे ख्याल से सिविलाइजेशन की ज़रूरत है दोनों माँ बाप को। और अच्छी, ये सिर्फ ये लोअर क्लास की हम बात नहीं कर रहे बल्कि इवन अपर क्लास में भी इस तरह की सिविलाइज्ड होने की ज़रूरत है। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से आएंगे वापस और फिर जो बर्गर के लिए स्पेशल सॉस है, क्रीमी सॉस, वो हमें रमीज़ बनाना सिखाएंगे। पैटी देखते जाइए और ब्रेक लीजिए। पाइनएप्पल क्रीमी बर्गर अज्जा, पाइनएप्पल आधा केन, चिकन का कीमा आधा किलो, बर्गर बन 4 अदद, क्रीम चीज़ 250 ग्राम, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में चिकन का कीमा, नमक, पिसी काली मिर्च और गार्लिक पाउडर मिक्स कर लें। पाइनएप्पल के छोटे टुकड़े करके उसी बोल में डालें और अच्छी तरह मिक्स करके पैटी बना लें। गर्म तेल में शैलो फ्राई करें कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर एक तरफ रख दें। अलग बोल में 4 खाने के चमचे क्रीम चीज़, 4 खाने के चमचे मेयोनीज और 1 चुटकी नमक डालें, फिर कटे पाइनएप्पल मिला दें। बर्गर बन के नीचे वाले हिस्से पर सॉस फैलाएं, इस पर तैयार पैटी रखें। अब ऊपर वाले हिस्से पर सॉस फैलाकर पैटी पर रखकर कवर करें। पाइनएप्पल क्रीमी बर्गर तैयार है। पनीर जलेबी अज्जा, दूध 1 लीटर, चीनी आधा किलो, पिसी इलायची 1 चुटकी, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए। तरकीब: शीरा बनाने के लिए पैन में चीनी और पानी डाल के दरमियानी आंच पर स्टर करें कि चीनी हल हो जाए। अलग बोल में दूध उबालें, चंद कतरे नींबू का रस डाल दें। दूध फट जाए तो कपड़े में छान लें। अब इसे बोल में डाल के कस्टर्ड पाउडर, मैदा, पिसी इलायची और पानी मिला के बैटर बना लें। तैयार बैटर पाइपिंग बैग में डाल के गर्म तेल में गोल जलेबियां बनाएं। जब वो पक जाएं तो तैयार शीरे में चंद मिनट डबो दें। जलेबियां तैयार हैं।
आते हैं जी, वेलकम बैक। जलेबी इज़ टू गुड। मैंने टेस्ट भी कर लिया, मेहमानों को भी टेस्ट करवाया, वेरी नाइस। जल्दी से अब हम वो सॉस सीखना चाहेंगे। पैटी जो है वो बन गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी एंड नाइस। अच्छा, सॉस में क्या कर रहे हो? जी, सॉस से पहले हमने सॉल्ट एंड पेपर लगा के पाइनएप्पल को ग्रिल किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि है ही पाइनएप्पल बर्गर, तो पाइनएप्पल कंटिन्यूअसली इसके अंदर टेस्ट अपना देता रहेगा, लेकिन टू मच नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। सही है। और हमने तो इसमें भी ब्लेंड किया हुआ था, ब्लेंड किया हुआ है, उसमें अलग है, इसके अंदर अलग है। अच्छा, ये है कि ये आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं या तवे पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास पर ग्रिल पेन अवेलेबल नहीं होता। और कोशिश ये किया करें कि जो बंस है इनको स्लाइटली गर्म करना है। अगर आपके पास सिलेंडर है तो आप ये उसमें करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अच्छा, इसका असेंबल करने का तरीका ये है। सबसे क्या है? ये है नहीं, ये है क्रीम चीज़ है बेसिकली, जो कि मैंने खुद से बनाई है। ठीक है। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा है वही वाली बात कि आप खुद से बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमारे पाइनएप्पल क्रीम चीज़ है या इसमें क्रीम भी है? नहीं, ये मैं बताता हूँ इसके रेसिपी। इसको आपने क्या करना है, दही लेकर इसको ओवरनाइट जो है आपने टांग देना है, जैसे हमने पनीर का बताया, हंकर्ट बना दिया, ठीक है। उसके अंदर हमने जो दूध की मलाई होती है वो टेट्रा पैक से ज़्यादा अच्छी होती है। इसको सिर्फ आपने करना ये कि ब्लेंडर के अंदर उसको ब्लेंड करना है, दोनों चीज़ों को अच्छा सा ब्लेंड कर दें। उसके बाद स्लाइटली इसको बीट करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये है कि 6 अंडे, 1/4 कप ऑलिव ऑयल और सॉल्ट एंड पेपर डाल के हमने मेयोनीज बना। ये चाहिए घर में बनाइए, आप बनी बनाई ले हाँ, लीजिएगा, वो आपके टाइम नहीं हम अच्छा, इसके अंदर हम 4 टी-स्पून या 4 खाने के चम्मच आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। सो इट हैज मेयोनीज है, क्रीम चीज है और वो ये हंकर बेसिकली ये क्रीम चीज आपने से बनाया। जी बिल्कुल, ठीक है, सही है। आप इसके अंदर चाहें तो मॉस्कोपोनी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाती है, इजी अवेलेबल। और रमीज, इसमें कोई सीजनिंग वगैरह? सीजनिंग मैंने जो मेयोनीज मैंने बनाई है ना उसी के अंदर डाली हुई है, नमक, काली मिर्च, जी बिल्कुल, सॉल्ट एंड सही है बस। लेकिन हम थोड़ा सा इसके अंदर गार्लिक पाउडर और हल्का सा और डालेंगे ताकि जस्ट उसको लुक वाइज एक वो अच्छा हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये कीमा बचा है ना, तो अभी शो के बाद आप बना लीजिएगा एक्स्ट्रा। बिल्कुल, हम थोड़ा सा टेस्ट भी करेंगे। बट आज की दोनों रेसिपीज वो वेरी गुड। थैंक यू। और आज के मेरे दोनों मेहमान भी वो वेरी गुड, बहुत अच्छी हमने गपशप लगाई। जाते जाते हुमैरा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक थोड़ा सा कपल्स को एक दूसरे को, आई थिंक मियाँ बीवी के अलावा सिर्फ एक एज इंसान भी देख के थोड़ा सा कंपैशन, एम्पैथी और पोलाइटनेस, सिंपैथी के साथ डील कर लें तो काफ़ी चीज़ें, और ईगो निकाल लें। हाँ, वो अगला भी इंसान है, हो सकता है कि उसके कुछ मेंटल इश्यूज हों, आप समझें। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहती हूँ कि डोंट गो टू बेड विदाउट रिजॉल्विंग योर डिस्प्यूट। यस। आपकी शादी को कितने साल हुए? 42 ईयर से ये इस फॉर्मूला पे चल रही हैं और हैप्पी माशाल्लाह। और आप बता रही हैं कि काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप आपका हस्बैंड के साथ है। बिल्कुल, वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस जी। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई आप दोनों से गपशप लगा कर, और स्पेशली इस टॉपिक पर। लेकिन आप आ रही हैं अपने हस्बैंड के साथ? जी बिल्कुल, ठीक है। एज कपल आएंगी, कुकिंग वो करेंगे, बातचीत आपसे साथ कमेंट्स करूँगी। हाँ, बस आप कमेंट करती रहेगा। और मियाँ बीवी को एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाना चाहिए उस पर आपसे हम ज़रा बात करेंगे। थैंक यू सो मच हुमैरा जी। आपके पास अगर लोग आना चाहें फॉर कंसल्टेंट्स या कोई भी अपना केस लेकर, तो किस तरह से कांटेक्ट करें? लेकिन ईमेल में humaira.afan@gmail.com ईमेल एड्रेस है, एंड उसी के ऊपर आई एम वेरी रिस्पॉन्सिव, आई चेक माई ईमेल्स। फेसबुक है हुमैरा अफान के नाम से, एंड इंस्टाग्राम भी है। तो इसी टाइप करेंगे, नाम आ जाएगा तो उस पे कांटेक्ट है ना, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह ढूंढ रहे होते हैं। और आपसे अगर मेरा ऑफिस सिटी कोर्ट के बिल्कुल सामने है, कोर्ट आप वहाँ पर होती हैं? कोर्ट चेंबर हूँ। बस सही है, बस आने से तबस्सुम गज़नफर का नाम लेते हुए चले जाइए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड रमीज, थैंक यू सो मच। आपने असेंबल कर लिया इसमें, वेरी नाइस। और ये हम ज़रा टेस्ट करके शो के बाद ही इनको बताएंगे कि कैसा बना। बट जलेबी वॉज रियली गुड, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा सोचिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.